हमारा जो कुरानिक प्रेफरेंस है वो कहता है कि जब स्टार के अंदर आयरन पैदा होने लगता है, जिसको लोहा कहते हैं, उसके बाद जब तारा फट जाता है, ये इम्प्लोड हो जाता है। मेरे को बचपन से शौक था कि अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है ये किस तरीके से बनाई है। मतलब हम तो उधर पहुंच नहीं सकते, लेकिन मेरे को शौक था कि ये जानने का कि मतलब लाइक ये चीज़ें कैसे काम करती हैं स्पेस साइंस में। यूएस में लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज, लॉकहीड मार्टिन, नासा, क्या बोइंग, ये फंडिंग करते हैं बच्चों को ताकि वो आगे जाएंगे, वो रिसर्च करेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारी कंट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम आपको ऐसे नौजवान से मिलाएंगे जिनकी उमंगें अभी भी आसमान को छूती है। इनका नाम मुनाफुल रकीब है। ये एरोस्पेस इंजीनियर है। अभी हम सोपोर में है और सोपोर की सर्दी आपको पता ही है, ठिठा देने वाली सर्दी अभी यहाँ पर भी है। अगरचे श्रीनगर में इससे हल्की सी कम है, लेकिन सोपोर में अभी बहुत सर्दी है। मौसम जो है कहीं ना कहीं हम बता सकते हैं कि अभी बर्फबारी भी हो सकती है। इस सब के बीच में हम आपको एक बहुत ही अहम शख्स से मिलाएंगे। ये है मुनाफुल रकीब। आपको बहुत बहुत खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप बताइए कि जो आपने आज अचीव किया है ये कैसे आपने अचीव किया? क्या आपको बचपन से ये शौक था कि एरोस्पेस में ही जाना है? देखिए, मेरे को बचपन से ही शौक था, मेरे को एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है। मैंने दरअसल बीटेक एरोस्पेस किया था, जिसमें मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया था, एरोस्पेस का एंट्रेंस था वो। तो उसके बाद मैंने रिसर्च की थी मिस्ट्रीज ऑफ ब्लैक होल में, जो मैंने की थी आज से 1-2 साल पहले। उसके बाद मेरे जो रिसर्च पेपर है पब्लिश हुआ था IJSR में, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च में। उसके बाद ये मैंने सबमिट कर दिया जो अपकमिंग कॉन्फ्रेंस है पेरिस में, जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर क्वांटम ग्रेविटी एंड कॉस्मोलॉजी में। तो वहाँ पर रिसर्च पेपर उनने एक्सेप्ट कर लिया है और मेरे को कॉन्फ्रेंस के लिए बुला दिया, डिबेट के लिए। उसमें ये भी आ रहा है कि आपको कहीं एक इन्विटेशंस इंडिया, इंडोनेशिया, नीदरलैंड्स, एम्स्टर्डम और UAE के अलावा यहाँ पर कहीं एक और भी ममालिक है जहाँ से आपको डिबेट के लिए बुलाया गया है। उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। हाँ, मैंने दरअसल जो ये भरा था, जो मैंने रिसर्च की थी ब्लैक होल के रिलेटेड, जो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ब्लैक होल है, जब मैंने पब्लिश कर दिया पेपर IJSR में, उसके बाद ये कहीं जो फॉरेन रिसर्च टीम्स है उन्होंने देखा इस रिसर्च पेपर को, उसके बाद उन्होंने देख लिया और मेरे को वहाँ पर बुला दिया डिबेट के लिए। ये एक्चुअली में क्या है, ये जो रिसर्च आप बता रहे हैं, मिस्ट्रीज ऑफ जो होल्स है, ब्लैक होल्स जो है, कॉस्मोलॉजी जो है, वो क्या है? थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए, क्या थीसिस आपने ये तैयार की थी और क्या है इसके बारे में जो आपके पास है, जो हमारे नाज़रीन नहीं जानते हैं? दरअसल जो ब्लैक होल है ये असली में जब एक स्टार डाई हो जाता है, जब स्टार के अंदर, अगर हम देखेंगे हमारा जो कुरानिक प्रेफरेंस है वो कहता है कि जब स्टार के अंदर आयरन पैदा होने लगता है, जिसको लोहा कहते हैं, उसके बाद जब तारा फट जाता है, ये इम्प्लोड हो जाता है, तो इससे ब्लैक होल बन जाता है। तो ब्लैक होल जो है ये थर्मोडायनेमिक्स या हमारी फिजिक्स का कोई भी लॉ है जो ये मानता नहीं है। तो जो मैंने रिसर्च किया, इसमें मैंने कहा है कि जो थर्मोडायनेमिक्स लॉ है, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जो सेकंड लॉ फॉर थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो भी किसी भी चीज़ की एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी मतलब किसी भी चीज़ का डिसऑर्डर होता है, वो डिसऑर्डर किसी भी चीज़ का बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम यही चीज़ हम ब्लैक होल में देखेंगे तो ब्लैक होल किसी भी चीज़ की जो एंट्रोपी है ना वो बढ़ाती है ना ख़त्म कर देती है। ये एंट्रोपी है, ये बढ़ती नहीं है, मतलब ये घट जाती है, जो कि हमारी फिजिक्स के हिसाब से गलत है। तो जो मैंने रिसर्च किया इसमें मैंने ADS और CFD, ADS मतलब एंटी डी सिटर स्पेस और CFD मतलब कॉन्फर्मल फील्ड थ्योरी के हिसाब से मैंने समझा है कि किस हिसाब से ब्लैक होल वर्क कर सकता है बिना फिजिक्स के लॉ को बिना तोड़े। ये मिस्ट्रीज ऑफ ब्लैक होल जो है, इसके साथ में एक और टर्म है एडवांस्ड क्वांटम कॉस्मोलॉजी। हाँ, what is actually this term is? एडवांस क्वांटम कॉस्मोलॉजी। असली में जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स में जो CFD है, कॉन्फर्मल फील्ड थ्योरी, कहती है कि जो हमारा यूनिवर्स है ये असली में मतलब वो कहती है एक हिसाब से इसमें ग्रेविटी वर्क नहीं करती है, इसमें चार्ज वर्क करते हैं, चार्ज। वो हमें कहता है CFD, जो कॉन्फर्मल फील्ड थ्योरी, जो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से ग्रेविटी को समझाती है। तो उसमें हम लेते हैं पार्टिकल जिनको हम ग्रेविटॉन्स बोलते हैं। तो ग्रेविटॉन्स के हिसाब से वो कहते हैं कि ग्रेविटॉन्स कुछ भी नहीं बल्कि ये जो स्पेस टाइम को है डिस्टर्ब करते हैं, जो फिर ग्रेविटी पैदा करती है। एरोस्पेस में तो हमारी फैमिली में कोई नहीं गया, लेकिन मेरे को बचपन से शौक था एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च करने का, जो कि मैं लास्ट 2 ईयर से कर रहा हूँ। किसने आपको इंस्पायर किया?
नहीं, मैं बचपन से मेरे को बचपन से इसी चीज़ का शौक था कि मेरे को एस्ट्रोफिजिक्स में कुछ ना कुछ करना है, रिसर्च करनी है। तो इसी से मतलब मैं बचपन में ब्लैक होल्स ये बाकी चीज़ें पढ़ता रहता था, तो उसके बाद मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। तो तब से मेरे को इस चीज़ का शौक है। मेरे को बचपन से शौक था कि अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है ये किस तरीके से बनाई है। मतलब हम तो उधर पहुँच नहीं सकते, लेकिन मेरे को शौक था कि ये जानने का कि मतलब ये चीज़ें कैसे काम करती हैं स्पेस साइंस में। राइट। तो इसलिए मैं इसमें चला गया। हाँ, जैसे मैंने जिस फील्ड में वर्क किया है मतलब एरोस्पेस एस्ट्रोफिजिक्स में, तो मैं कहूँगा कि जो भी कुरान में लिखा है, मतलब जो भी अल्लाह ताला ने जो हम इस वक्त रिसर्च कर रहे हैं एस्ट्रोफिजिक्स में, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूट्रॉन स्टार को देखेंगे, जो न्यूट्रॉन स्टार है, कुरान में जिक्र है कि इसकी आवाज़ जो है, ये जब हम किसी दरवाजे को नॉक करते हैं तो ऐसी आवाज़ आती है। तो अगर हम देखेंगे कुछ 2 या 3 साल पहले नासा ने भी जब पहली बार न्यूट्रॉन स्टार को देखा, तो उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, दैट वॉइस इज सेम। अच्छा। सो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि जो भी कुरान में है दैट्स करेक्ट। अभी मेरे को जो कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया है वो 16 अप्रैल को है, जो पेरिस फ्रांस में। उसके बाद 26 नवंबर को मेरे को एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड में। उसके बाद क्या आप करेंगे? इसके बाद अगर आप वहां पर सिलेक्ट होते हैं तो फिर उसके बाद दैट्स डिबेट। उसके बाद मेरे को फिर रिसर्च करनी पड़ेगी इसमें कुछ आगे चल के। थोड़ा सा बचपन की तरफ मैं ले जाऊंगा आपको। क्या स्कूलिंग बिल्कुल नॉर्मल रही है आपकी? हाँ, नॉर्मल स्कूलिंग रही है मेरी। मैंने मॉडल पब्लिक स्कूल MPS से की है, जो सोपोर में, वहाँ से मैंने स्कूलिंग की अपनी। बहुत ही अच्छा स्कूल था। उसके बाद मैंने 11th 12th वेल्किन में पढ़ा। उसके बाद मैंने JEE दिया। JEE में मेरी सिलेक्शन हो गई, लेकिन सिविल और इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस, लेकिन मैं चला नहीं गया। उसके बाद मैंने एरोस्पेस का एंट्रेंस दिया, जहाँ पर मेरी सिलेक्शन हो गई। फिर मैं एरोस्पेस करने गया और साथ साथ मैंने रिसर्च की इसमें ब्लैक होल्स पे। तो उन नौजवानों के लिए क्या कहेंगे? उनको क्या मैसेज आप कन्वे करेंगे जो यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज में पड़ जाते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके माँ बाप आपके लिए दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको ये करना चाहिए कि उनका नाम रोशन करना चाहिए, और कश्मीर का नाम रोशन करना चाहिए, और मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। अब आप डिबेट में जा रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ कटिंग एज वर्ड जो है होते हैं, उसमें इंसान को सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है, और ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो माइंड सेटअप है वो हमारे से बहुत ही आगे है। तो आपको लगता है कि और भी सीखने को आपको मिल सकता है जब आप उस डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ, जब मैं उस डिबेट में पार्टिसिपेट करूँगा, वहाँ पर अकॉर्डिंग वर्ल्ड के हर जगह से जिन्होंने रिसर्च की एस्ट्रोफिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में, कॉस्मोलॉजी में, ब्लैक होल में, स्पेस साइंस में, तो ये ज़रूरी है कि उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने प्रेजेंटेशन अपनी तैयार की है, जो डिबेट में मेरे को प्रेजेंट करना है। ये क्वांटम मैकेनिक्स एंड कॉस्मोलॉजी ऑफ ब्लैक होल जो मेरी रिसर्च थी CFD और EDS पे, वो वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा उनको। फिर देखते हैं आगे क्या। इस फील्ड में यहाँ पर ज़्यादातर जो स्पेस है वो नहीं मिल पा रहा है नौजवानों को, जबकि एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स या अदर कंट्रीज या फॉरेन कंट्रीज, वहाँ पर इसके लिए स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। हाँ। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर इस पर काम करने की ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल यहाँ पर इस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप देखेंगे एरोस्पेस में, अगर आप इंडिया में ही देखेंगे, एरोस्पेस में इंडिया में उतना वास्ट फील्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो वे मोर वीक है अगर हम बाकी कंट्री से कंपैरिजन करें। आप देख सकते हैं लास्ट टाइम इंडिया ने फ्रांस से राफेल खरीदे जी, और इंडिया जो है इनकी उतनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है जहाज़ों की, तो बेटर है जो यहाँ के बंदे हैं वो इसलिए बाहर ट्रैवल करते हैं फॉर एरोस्पेस एस्ट्रोनॉमी। इंडिया में एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और एरोस्पेस का बेटर फील्ड नहीं है बच्चों के लिए। तो उसमें क्या क्या यहाँ पर गवर्नमेंट को करने की जरूरत है ताकि आप जैसे नौजवान जो है वो उसमें अकोमोडेट हो सके? मेरे हिसाब से जो बंदे रिसर्च करते हैं रॉकेट्स पे, इंजन्स पे, जैसे हम देखेंगे स्क्रैमजेट इंजन्स है, रैमजेट इंजन्स है, टर्बोफैन इंजन्स है, सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट इंजन्स है, इन पे जो आगे जाना चाहते हैं, और जो नया आने वाला आयन थ्रस्टर्स, प्लाज्मा इंजन्स, इन पे जो बंदे रिसर्च करना चाहते हैं उनको रिसर्च करने के लिए फंडिंग करनी चाहिए, क्योंकि फंडिंग ही मेन चीज रहती है कि किसी के पास पैसे नहीं होते और वो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। हाँ। तो उसके लिए कोई खास इंतजाम जो है गवर्नमेंट को रखने की जरूरत है ताकि आप जैसे नौजवान जो है उस फील्ड में जा सके, मुल्क के लिए कुछ कर सके? मेरे हिसाब से वी नीड मोर रिसर्च सेंटर्स फॉर ये बनाने के लिए रॉकेट इंजन्स। यही मैंने जो आपको कहा, आयन थ्रस्टर्स है, बाकी रॉकेट इंजन्स है, मतलब जिससे, और ये आयन थ्रस्टर, रॉकेट इंजन्स, प्लाज्मा इंजन्स जो है, तो इन पे रिसर्च करने के लिए फंडिंग होनी चाहिए। जैसे बाकी कंट्रीज में, जैसे आप US देखेंगे, UK देखेंगे,
यूएस में लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज, लॉकहीड मार्टिन, नासा, क्या बोइंग, ये फंडिंग करते हैं बच्चों को ताकि वो आगे जाएंगे, वो रिसर्च करेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारी कंट्री में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या अभी गवर्नमेंट को अपील करेंगे उसके लिए, क्या करने की जरूरत है? जो बच्चा बंदा आगे जाना चाहता है, जो रिसर्च में आगे जाना चाहता है, जो इन इंजन्स पे वर्क करना चाहता है, तो उनको फंडिंग कीजिए ताकि वो भी आगे चल पाए। इन्होंने एरोस्पेस में अपनी डिग्री तो हासिल की है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो है ये खफा दिख रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी इस तरह के इनिशिएटिव्स नहीं लिए जा रहे हैं ताकि इन जैसे नौजवान जो है यहाँ पर ही एकोमोडेट हो सके। और टेक्नोलॉजी के लिए ये कुछ करना चाहते हैं, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ये बता रहे हैं कि फंड्स अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इन जैसे नौजवानों के सरों पर हाथ रखे ताकि ये भी मुल्क के लिए कुछ कर सके।